क्या गुंडा बनाएगा रे तू। सुना रे, अब बहुत हो गया, मजा आ गया ना। देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। जैसे आप अपने माता पिता के आम में कई लक्षण मिलते हैं, आम का पेड़ उगाते हैं, आम ही लगता है और कुछ तो लगता नहीं है, ठीक है। तो ये जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, इससे संबंधित होता है आनुवांशिकी। जैसे गाय से गाय का बछड़ा आएगा, बछड़ी आएगी, ऐसे नहीं कि पाड़ आ जाएगा, ठीक है, या और कुछ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आनुवांशिक लक्षण क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और आनुवांशिकी जनक क्या होता है, आधुनिक आनुवांशिका का जनक क्या है, ठीक है। आनुवांशिकी से संबंधित जो भी जनक है वो सारे जनकों की बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो एक एक टॉपिक की बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मेंडल के बारे में, जो आनुवांशिकी जनक है, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आनुवांशिकी शाखा क्या है इसकी बात हम कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आनुवांशिकी। हाँ सर, वो करता दिन में उगलो। कौन रेड में चौक दिया उगे आएगा रेस। एक वो देखो समझो ध्यान से, आनुवांशिकी क्या होती है, पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, देखो सुनो एक एक चीज को, सुनने से कई चीजें हल हो जाती है, ठीक है। आनुवांशिका का मतलब होता है जेनेटिक्स, एक शाखा है जो जीन से निकल के आई है, मतलब लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक जीन होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, यानी वंशानुगत होते हैं, जिसे वंशागति बोलते हैं। और साथ ही साथ सेम टू सेम तो हम दिखाई देते नहीं है, थोड़े चेंज है ना, जैसे अपने माता पिता हम पूरे थोड़ी मिलते हैं, चेंज है हम, तो इसे बोलते हैं हम वेरिएशन यानी विभिन्नताएं, ठीक है। तो कुछ वेरिएशन भी आती हैं। तो एक परिभाषा क्या होगी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का क्या होता है, वंशागति होती है, यानी वंशानुगत होते हैं और विभिन्नताएं आते हैं, उससे संबंधित शाखा को हम बोलते हैं आनुवांशिकी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा ये होगी। फिर इसके बारे में मेंडल के बारे में बात करेंगे पूरी, ठीक है। तो परिभाषा हम लिख देते हैं, तो आप लिख सकते हो परिभाषा सिंपल सी तरीके से। तो परिभाषा क्या होगी, देखो आप एक तो देख, आप आवाज कम करा करो, सब इसमें ज्यादा आवाज आती है ना, ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा एक जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति या वंशानुगत वंशागति होती है तथा विभिन्नताएं, विभिन्नता यानी वेरिएशन आती है, उससे संबंधित शाखा को हम बोलते हैं आनुवांशिकी। आके आप लिख लेना, आगे लिखने की जरूरत नहीं, वो शब्द वापस लिखते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की यानी आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति होती है और वेरिएशन आते हैं, सेम टू सेम थोड़ी दिखाई देते हैं, कुछ वेरिएशन भी होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं आनुवांशिकी, ठीक है। अब कौन कौन से जनक है जो आपके कंपटीशन एग्जाम पूछते हैं आनुवांशिकी से, तो 3-4 जनकों के नाम लिखूंगा, आपने एक ही पढ़ा होगा, मैं 3-4 नाम लिखूंगा, ठीक है। तो वो नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहला आनुवांशिकी का जनक, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का जनक, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। देखो ये है मेंडल और एक थे मेंडलीफ। वो मेंडलीफ तो आधुनिक
वो आवर्सानी का जनक है, आधुनिक नहीं, आवर्सानी का जनक है। मेंडलीव, दमित्री मेंडलीव तो आवर्सानी का जनक है और ये आनुवांशिकी के जनक है। वह मेंडलीव थे, ये मेंडल है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जनक आधुनिक आनुवांशिक का जनक, ये तो आनुवांशिक जनक है, आधुनिक आनुवांशिक का जनक कौन है, लिख सकते हो आप इनको साथ ही साथ। आधुनिक आनुवांशिकी या वंशिकी का जनक वो कौन है, विलियम बेडसन। याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। विलियम बेडसन, विलियम बेडसन, ठीक है। ये आधुनिक है और ये ओनली आनुवांशिक का जनक है। एक आता है कोशिका से संबंधित, तो कोशिका आनुवांशिक का जनक, कोशिका या कोशिकीय, कोशिकीय आनुवांशिकी का जनक और उनका नाम है मुलर। मुलर उनका नाम है, वो कोशिकीय आनुवांशिक के जनक है। चौथे आनुवांशिक जनक की बात करें, प्रयोगात्मक आनुवांशिकी के जनक, प्रयोगात्मक आनुवांशिकी के जनक वह है थॉमस हंट मॉर्गन। नाम सुना होगा टीएच मॉर्गन के बारे में, पूरा नाम इनका थॉमस हंट मॉर्गन। और मॉर्गन की जब भी बात होती है तो ड्रोसोफिला फलमक्खी की बात होती है, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर, जिसमें 8 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और सहलगनता शब्द के बारे में बताया था, याद हो तो, लिंकेज, जीनों का साथ साथ रहना और वंशानुगत होना, ये सहलगनता थी। तो प्रयोगात्मक आनुवांशिक के जनक बोलते हैं टीएच मॉर्गन को। तो ये थी शाखा का नाम और ये थी वंशागति, आप जानते हो, आनुवांशिकता जिसे बोलते हैं, आनुवांशिकता एक ही आप जानते हो ना, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब आनुवंशिकता और आनुवंशिकता का मतलब होता है लक्षण अगली पीढ़ी में ज्यादा, वो वंशागति होती है एक प्रकार से। तो अगली पीढ़ी में लक्षण जाना, लक्षणों का संचरण, लक्षणों का अगली पीढ़ी में संचरण, इसे आनुवंशिकता बोलते हैं। इसे वंशागति भी बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशागति, ठीक है। तो इसे आप लिखें, ठीक है, उसे ऑफ कर दें। हाँ कर देते तो चालू कर दे, अरे कर देगी चालू। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, हमने क्या होती है, इसके जनक कौन कौन से होते हैं, मटर पर प्रयोग करे, मटर पे क्यों करे मेंडल ने। तो पहले हम जानेंगे मेंडल के बारे में, और मेंडल का पढ़ेंगे जलवा मांडला, है ना। मेंडल का पढ़ेंगे जलवा मांडला, मतलब जन्म मृत्यु पढ़ेंगे, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे कुल मिलाकर, ठीक है। तो इधर देखो मेंडल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो सम्मान से ले इनका नाम, ये एक महान वैज्ञानिक है ना, ऐसे सम्मान देना सीखो, है ना। तो मेंडल पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ध्यान से सुनो इनके बारे में, कहाँ के थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, पूरी प्रोसेस बताएंगे आपको। तो जन्म की बात बताते हैं हम इन्हें, ए सुनो अब शांत, जन्म पहले सुन लो इनके बारे में। इनका जन्म जो हुआ था वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था, ऑस्ट्रिया देश। एक तो होता है ऑस्ट्रेलिया और एक होता है ऑस्ट्रिया, ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है ना। तो ऑस्ट्रिया देश के ऑस्ट्रिया देश के हेजेन प्रांत के, हेजेन प्रांत यानी राज्य का नाम हो गया सिलिसिया गांव में। कहाँ हुआ था,
इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को कहाँ हुआ था? गाँव में। ऑस्ट्रिया देश के हेजेन प्रांत के सिलिसिया गांव में हुआ था। इन्होंने जो प्रयोग किए थे, प्रयोग वो किए थे उद्यान मटर पर। ध्यान से सुन लो ले, उद्यान मटर, मीठी मटर अलग होती है, उद्यान मटर अलग होती है। उद्यान मटर को बोलते हैं पाइसम सटाइवम, तो पाइसम सटाइवम, ठीक है, उसे लेथाइरस बोलते हैं, लेथाइरस मीठी मटर को। तो उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। अब इस पर क्यों कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे और प्रयोग की जो अवधि है मोस्ट, मैं एक बार बोल दिया, बात नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए, सुन लिया क्या? आगे बैठे जो प्रयोग की जो अवधि थी, प्रयोग की अवधि, ये एग्जाम में पूछ लेता है, मोस्ट है, इसको आप मोस्ट कर लो। प्रयोग की अवधि पूछता है 1856। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की बात करें हम, 1856 से लेकर 1863 इनकी प्रयोग की अवधि है और 7 साल प्रयोग किए थे। 7 साल प्रयोग। वैसे इसके हिसाब से 8 साल आएंगे, पर वैसे मेन 7 साल है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंककि जो भी क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है। तो 7 साल इन्होंने प्रयोग किए थे, ठीक है, यानी 1856 से लेकर 1863 तक, ठीक है। और ये तो इनके बारे में था। और इनके जो परिणाम जो प्रकाशित हुए थे ना, वो 1865 में होते। तो इनके प्रयोग के परिणाम 1865 में प्रकाशित, 1865 में। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है सारा का सारा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके अनुसार है ये, ठीक है। इसके अलावा इनकी मृत्यु की बात करें, बात न करें बुआ जी, ठीक है। मृत्यु 6 जनवरी 1884, 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हुई थी रे भाई साहब। क्यों हुई थी? किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, नहीं ब्रेन रोग हो गया था। तो वक्रक विकृति, मतलब ये है ना, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था मेंडल का क्या, जलवा मंडला, यानी जन्म मृत्यु का जो प्रोफार्मा है, ठीक है, ये आप लिखें, ठीक है। इसके अलावा मेंडलवाद क्या होता है, वो जो इन्होंने प्रयोग की दर्शाया था ब्रून सोसाइटी ऑफ, वो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी में दर्शाया था। इन सबको बोलते हैं मेंडलवाद, है ना। मेंडलवाद को मेंडल द्वारा दिए गए सारे नियम मेंडलवाद कहलाते हैं। तो वो नियम सारे जानेंगे हम। तो इंग्लैंड की क्या थी वो, तो इसे ऑफ करें ना। एक आपको बता दूं, इसके जो प्रयोग प्रकाशित हुए थे वो हुए थे, है ना, पादप संकरण के प्रयोग, इस नाम से प्रकाशित हुए थे वो इंग्लैंड में, ठीक है। तो उसे एक लाइन लिख सकते हो आप, जो प्रकाशित हुए थे ना, यहाँ एक लाइन लिख सकते हो, है ना। पादप संकरण के प्रयोग, यानी पादप संकरण के नाम से प्रयोग हुए थे, ठीक है। ये प्रकाशित हुए थे 1865 में, है ना। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में लिख रहे हैं ना, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के रूम में। किसके रूम में? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। और इस नाम से हुए थे प्रकाशित। ये एक सोसाइटी का नाम है ना, जहाँ पे सम्मेलन होता था, तो इसमें गए थे। तो 1865 में प्रकाशित हुए थे, इन्हें आप नोट करें, ठीक है। अब हम चलते हैं ये मेंडल के बारे में। अब मेंडल ने मटर पे ही प्रयोग क्यों करे, मटर को ही क्यों चुना, ये सफल क्यों रहे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस देर मिटा देते हैं ना। चालू है।
लिख लिए ये लिख लिए कि अब देखो ध्यान से हम पढ़ेंगे मेंडल ने जो चुना वो पादप मटर को ही क्यों चुना। और इसके अलावा बता दूं, मटर के अलावा भी एक पादप को और चुना था, हिरासियम नामक का पादप था, उसको भी चुना था। कई बार कंपटीशन में एग्जाम में ये मटर ना देकर हिरासियम नाम का पादप दे देते हैं, तो ये आया हुआ था लेब असिस्टेंट में क्वेश्चन, आपको याद हो तो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम मेंडल ने मटर के पादप को चुना का चयन किया। ठीक है, क्यों? तो मटर के पादप को ही चुना, अब आवा नहीं, क्यों चुना, इसका कारण क्या है? हाँ बोल, पहले ये पढ़ ले फिर कर लेना। ठीक है, नहीं ये बीच में नहीं। ठीक है, अब देखो इसको चुनने का कारण क्या है। पहला, ध्यान से सुनना इसको, ध्यान से। पहला, ये द्विलिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी को हम बोलते हैं मोनोसियस, इंग्लिश में हम बोलते हैं मोनोसियस। अब बताओ, द्विलिंगी का मतलब हम बता चुके हैं आपको कितनी बार, जिसमें दोनों भाग हो। कौन से? स्त्रीकेसर और पुंकेसर, मतलब पुमंग और जायांग। अगर पुष्प के अंदर दोनों भाग होते हैं, मतलब ये तो है स्त्रीकेसर, और ये होते हैं पुंकेसर। ये तो क्या है? स्त्रीकेसर, ये है पुंकेसर, पूरा भाग है ना। तो अगर एक पुष्प के अंदर दोनों भाग होते हैं तो उस पुष्प को द्विलिंगी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है। अब इससे लाभ क्या? इससे लाभ ये है कि ये द्विलिंगी है तो इसे हम एकलिंगी चलाकर बना सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर दो विधियां काम आती है मेंडल की, वो एग्जाम में पूछता है। ध्यान से देखो इधर, एक तो आती है विपूषण, एक परिभाषा आती है विपूषण, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन क्या होता है? ध्यान समझो इधर, मेरी बात सुन लो। इमास्कुलेशन यानी विपूषण क्या होता है? देखो ध्यान से। वी का मतलब विपरीत, पू यानी पुंकेसर। वी का मतलब होता है विपरीत यानी हटाना। पू का मतलब पुंकेसर को यानी नर भाग को। पू का मतलब ज्यादातर सब नर भाग के लिए आता है, पू शब्द। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि पर परागण, हम पर परागण पढ़ चुके हैं, सौ परागण पढ़ चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि पर परागण हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हो। इसके लिए हम क्या करें, एक पौधे के अंदर जितने भी जो पुंकेसर है, ठीक है, उनमें परागकण बने, मतलब इनमें ये परागकण बने, इससे पहले इसको हम क्या करें, इस पुंके यानी इस भाग को, इसको क्या बोलते हैं? परागकोश। अरे सुन रहे हो क्या? परागकोश में परागकण बनने से पहले ही क्या करें, परागकोश को काट कर हटा दे, या एल्कोहल से धो दे, या गर्म पानी से धो दे, यानी परागकणों को नष्ट करना है कुल मिलाकर। तो यही भाग बचेगा। ठीक है यही भाग बचेगा, ओनली यही भाग। इस तरीके से वाला तो एक लिंग हो गया ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, विपूषण की परिभाषा क्या होती है कि परागकोश में परागकण बनने से पहले ही परागकोश को हटा देने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं विपूषण। और उसके बाद में हम क्या करें, ठीक है, ये हटा दे, ये हटा दिए इनके, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर वांछित परागकण गिरे, तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर कई बार वो थैलियां लगाते थे, देखा नहीं क्या आपने? है ना, बोरावस्त्रीकरण बोलते हैं उस पर। ठीक है, तो विपूषण की परिभाषा क्या हुई? तो दो विधियां, एक तो विपूषण और एक बोरावस्त्रीकरण। बोरावस्त्रीकरण, ठीक है, या थैलीकरण।
थेलाकरण या थेलीकरण। इसमें इसकी परिभाषा क्या होगी? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिख लेना रहा आप। इसकी परिभाषा यहाँ लिख रहा हूँ, बस लिखा दिया, देवलिंग का मतलब लिखा दिया, जानते नहीं को पूरा चैप्टर पढ़ा दिया मैंने। आवर्ती विपात होगा, ठीक है, आवर्ती विपात होगा पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं हम। अब बता, अब देवलिंग में क्या बाकी रह गया? ठीक है, अभी देखो इसको लिखो, परागकोश में परागकण बनने से पहले ही परागकोश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी अल्कोहल से धो सकते हैं, गर्म जल से धो सकते हैं। बड़े हो तो हम चिमटी से हटा सकते हैं, काट सकते हैं। छोटे पुष्प में अल्कोहल से गर्म जल से धो देते हैं। तो ठीक है, हाँ, पत्ती से काट देंगे। तो विपुषण, इस प्रक्रिया को विपुषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। इससे पुष्प क्या रह जाएगा? एकलिंगी। हम क्या करा सकते हैं? पर परागण करा सकते हैं। अरे इससे क्या लाभ है? पर परागण करा सकते हैं, मतलब हम संकर बीज प्राप्त कर सकते हैं, पर परागण करा सकते हैं। ठीक है, ये इससे लाभ हो गया हमें। ठीक है, इसके अलावा ये तो दोनों पॉइंट। बोरावस्थीकरण का मतलब क्या होता है? हम चाहते हैं कि इस पर वांछित परागकण ही आए और कोई नहीं आए, तो हम क्या करेंगे कि इस पर थैली पहना देंगे या थैली जिस संरचना आती है वो पहना देंगे, और जब भी परागण क्रिया होती है वांछित जो परागकण होते हैं इसके लाकर ऊपर छिड़क देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कर सकते हैं हम। ठीक है, वांछित परागण कराने के लिए, ठीक है, ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, और क्या करते हैं वो आप समझिए इसके नाम से। ठीक है, अब है, ये तो हो गया एक। दूसरा, ये जो पुष्प होता है, ये जो मटर का पादप है, ये एक प्रकार से क्या है? एक वर्षीय पादप है। तो एक वर्षीय यानी मोनोकार्पिक। एक वर्षीय समझते हो ना? मोनोकार्पिक यानी इनमें एक वर्षीय फूल होते हैं, एक साल ही होते हैं। अरे इनकी उम्र एक साल में पूरी हो जाती है। एक होता है पॉलीकार्पिक, खूब साल तक जीते हैं, इन्हें बोलते हैं सकृत फली। मोनोकार्पिक को क्या बोलते हैं? सकृत फली, मतलब एक साल में पुष्पन वुष्पन क्रिया होकर खत्म हो जाए। तो बताओ क्या लाभ है? मान लो कि बरगद पे करता, सुनो मेरे ध्यान से, बरगद पे करता, आम पे करता, तो आम का 25 साल 30 साल जीता है, बरगद का 100 साल भी हो जाए, 300 साल भी हो जाए, 500 साल भी निकल जाए, तो इतने साल तो वो क्या जीता रहता है कि मेंडल? तो उसकी पीढ़ियाँ प्राप्त नहीं कर सकता था। अब ये 1 साल का है, 4 महीने की होती है फसल, 1 साल में 3 पीढ़ियाँ निकाल दे। ठीक है, तो कम सालों में ही कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो एक प्रकार से एक वर्षीय पौधों को चुनना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसका कारण था, समझ गया ना? यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई पीढ़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हो, कई पीढ़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं, कई पीढ़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और 2-1 हैं, इस पे खत्म ही है ना? यहाँ दिख रहा है ना? ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट होता है, देखो, एक तो स्थान, क्षेत्रफल कम घेरता है, ये कम जगह, तो क्षेत्रफल कम घेरता है, कम घेरता है। ठीक है, और लास्ट का जो इसका पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट, वो 7 जो लक्षण थे, 7 विपर्यासी, मतलब 14 लक्षण, वो इसके अंदर मौजूद थे। जैसे पादप की लंबाई, फली का आकार, फली की स्थिति, पुष्प का है ना रंग, बीज का आकार, वो 7 इसके इम्पोर्टेंट थे, वो आपको याद होंगे ना? ठीक है, तो ये था इसके बारे में, तो इसे लिखे, अब करें हम बताएं वो 7 जो विपर्यासी लक्षण थे मटर के अंदर, वो सामने भी लिख सकते हैं आप, तो उसे भी लिख लेते हैं हम। तो देखो आगे अब, ठीक है, कौन सा 3 लिखा दिए ना? तो चौथा पॉइंट देखो आप, 7 विपर्यासी। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत। विपर्यासी का मतलब क्या होता है? अपोजिट।
ठीक है, 7 विप्रेयसी लक्षण मौजूद। मतलब 7 का मतलब 7 जोड़े होंगे तो मतलब 14 हो गए ना। 7 जोड़े लक्षण, 7 जोड़े विप्रेयसी बोल दिया ना, तो मतलब जोड़े हो गए 7 जोड़े। ठीक है, तो मतलब कितने हो गए 14 लक्षण। ठीक है, जिसे तंद्रूप बोलते हैं, तंद्रूप आपके एनसीईआरटी में इसे लिखा है तंद्रूप, है ना। 14 तंद्रूप मतलब वो लक्षणों की बात कर रहा है, वो बना रहा हूँ मैं इसमें, तो आप एक सारणी बना लो। 7 मतलब 8 लाइनें आएंगी वैसे, और क्या है। सात लाइनें मतलब एक 8 आ जाएगी, 8 लाइनें हो जाएगी टोटल। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ तो क्या है, इधर तो मैं लिखूंगा प्रभावी लक्षण, इधर अप्रभावी लक्षण। ठीक है, और इधर है ना जो लक्षण है मेन, इसमें पहला लक्षण है। ठीक है, पहला लक्षण तो पादप की ऊंचाई से संबंधित है। पहला पादप की ऊंचाई, तो पादप की ऊंचाई क्या हो सकती है, लंबा या बोना। बोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्वार्फ, और लंबे को टॉल। ठीक है, यानी जो प्रभावी होता है उसे कैपिटल दर्शाते हैं, स्मॉल को स्मॉल लेटर से यानी स्मॉल टी से दर्शा देंगे, ना कि डी से, जब हम अलील पढ़ेंगे, क्रॉस करवाएंगे जब। ठीक है, नेक्स्ट लक्षण की बात करते हैं हम। पुष्प का रंग, तो पुष्प का रंग क्या होता है, बैंगनी, ठीक है, या सफ़ेद। तो सफ़ेद क्या होता है, वाइट। ठीक है, और इसे वॉयलेट। तो ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। तीसरा, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति का मतलब एक तो टहनी के एक तो शीर्ष भाग पे लगे और एक साइड में लगे। साइड में लगता है उसे अक्षीय बोलते हैं, या कक्षस्थ बोलते हैं, शीर्ष पे बोलते हैं अंत्य। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, तो कक्षीय, ठीक है, या अक्षीय। अक्षीय की बात होता है ना। और एक शीर्ष, टहनी के शीर्ष पे लगे तो अंत या शीर्ष। ठीक है, इसे एक्जियल, उसे एपिकल। इसे एक्जियल बोलते हैं, इसे एपिकल बोलते हैं। चौथे लक्षण की बात करें हम, फली का रंग। फली का रंग क्या होता है, देखो ध्यान से, है ना, सीधे सीधे लिखना। फली का जो रंग होता है, एक तो हरा, ये प्रभावी है, और एक पीला। ठीक है, हरा और पीला। तो हरा तो क्या है, प्रभावी, और ये अप्रभावी, यानी ग्रीन और येलो। ठीक है, पांचवा, फली का आकार, है ना, फली का आकार। एक तो पूरी गोल, है ना, एक तो गोला, और एक सिकुड़ी। तो क्या बोलते हैं, एक तो गोल यानी फूली हुई, लिख लो गोल, तो क्या फूली हुई, और एक क्या बोलते हैं, सिकुड़ी। सिकुड़ी जो भी लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, है ना। और छठा है बीज। तो बीज में भी 2 थे लक्षण। बीज का रंग, तो बीज का रंग क्या था, पीला तो था क्या, प्रभावी, और हरा क्या था, अप्रभावी। और बीज का 7वां था, बीज का आकार। बीज का आकार,
आकार मतलब एक तो पूरा गोल बीज है ना, तो गोल बीज राउंड हो, और एक झुर्रीदार है ना, जिसे रिंकल्ड बोलते हैं ना, रिंकल्ड। ठीक है, मतलब एक तो ऐसे गोल बीज और एक ऐसे ऐसे हो, तो गोल बीज को अच्छा माना जाता है। तो मैंने एक तरफ प्रभावी लिखे हैं, एक तरफ अप्रभावी। तो ये 7 क्या हैं, जोड़े हो गए ना। विपर्यासी शब्द लिखने का मतलब क्या, प्रभावी अप्रभावी तो दोनों आ गए ना, लंबा बोना, तो 14 लक्षण हो गए टोटल मिलाकर। तो ऐसे 7 लक्षण इस मटर के अंदर मौजूद थे, इसलिए मटर को चुना। अब यहाँ से आपके यहाँ से क्वेश्चन, इस सारणी से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। यहाँ बीज के कितने कैरेक्टर दे रखे हैं बताओ, बीज के कितने लक्षण दे रखे हैं, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। बीज के कितने लक्षण दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, बीज का रंग, बीज का आकार, ये इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्रॉस करवा के पूछता है क्वेश्चन, जो हम पीछे आएगा जब टॉपिक बता दूंगा। फली के भी 2 दे रखे हैं, पुष्प का 2 दे रखे हैं, और पादप की ऊंचाई संबंधी 1 दे रखा है। तो इनमें क्रॉस करा के पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे सारों लक्षण मौजूद, इसलिए मटर को चुना। इसके अलावा आपको बता दूं, मटर के अलावा भी एक प्लांट पर अध्ययन किया था, उसका नाम है हिरासियम। लिख लेना उस प्लांट को, एक बार कंपटीशन में आया था ये हिरासियम पादप पर भी, नोट में लिखना है इसको, नोट में। हिरासियम पादप पर भी मेंडल ने प्रयोग किए। ठीक है, ये कंपटीशन के हिसाब से। और इसके अलावा मेंडल से पहले भी 2 वैज्ञानिक और आए थे। ठीक है, कार्ल रिटर नॉस है ना, सॉरी नॉस क्या, गोस है ना, वो भी प्रयोग करे थे। तो वो आपके हैं नहीं, तो ये जो जरूरी था मैंने लिखा दिया। ठीक है, तो इन्हें लिखो, आप सॉल्व कर देना। अब अगली हेडिंग आप लिख सकते हो, मेंडल की सफलता के कारण। तो देखो आगे हेडिंग लिखो आप, मेंडल की सफलता के कारण। ठीक है, तो मेंडल सफल क्यों रहे थे, उसके क्या कारण थे। उसमें सबसे पहला कारण, मेंडल एक खुद गणितज्ञ थे, सांख्यिकी का अच्छा नॉलेज था, तो जितने भी क्रॉस करवाए है ना, अपनी सूझबूझ को, एक सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है, तो उनका रिकॉर्ड रखा था। तो एक तो क्या थे, मेंडल सांख्यिकी व गणित के ज्ञाता थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो भी उन्होंने प्रयोग किए, मान लो आपने कोई रिसर्च किया है, तो उनका रिकॉर्ड लिख के रखे हो। ऐसे नहीं आप प्रयोग रहे उसे इधर इधर पटक दिया। आप जो भी मान लो आपने कुछ भी लिखे, मतलब आपने गाने ही लिखे, आपने उन गानों को लिख लिए, आपका रिकॉर्ड हो गया ना, या अपनी बायोग्राफी लिख ली जीवन के बारे में, तो सुरक्षित है ना। तो जो भी प्रयोग किए उन्हें रिकॉर्ड रखा एक सिस्टम से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रयोगों को सुव्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड रखा ना। तीसरा, सही पादप का चयन करा था। ठीक है, सही पादप यानी मटर, सही पादप का चयन किया। ठीक है, सही पादप का चयन किया। दूसरा, इन्होंने जितने भी प्रयोग किए थे, तो उन्होंने क्या है, बार बार इसने एक साथ सारे लक्षणों को एक साथ ही क्रॉस करा के देख लिया। एक मतलब एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, एकल संकरण ज़्यादा प्रयोग किया उन्होंने। ठीक है, तो एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ठीक है, तो ये थे
ठीक है। तो मेंडल ने सांख्यिकी की गणितीय गाथा थे प्रयोग से व्यवस्थित रूप से किए और पादप का चयन सही किया, एक समय में एक ही लक्षण के वंशागत किया, मतलब एकल संकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एकल संकरण। ये अच्छा चुना था उन्होंने, तो ये थे इनकी सफलता के कारण, ठीक है। और बाकी तो और आगे है ना, और तो कुछ है नहीं, तो ये और लिख लो है ना, ठीक है। फिर इनके नियम चलेंगे, और नियम चलेंगे इससे पहले चलेंगे कुछ शब्दावलियाँ, परिभाषाएं, जैसे अलील क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे, एक जीन के 2 अलील होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जीन क्या होते हैं, जीन किसने दिया, इसने नहीं दिया जीन, इसने तो कारक नाम दिया था, जोहानसन ने जीन दिया था। तो ऐसे खूब सारी छोटी छोटी परिभाषाएं चलेगी, अलील समझिए, F1PD F2PD, बैक्रॉस टेस्ट क्रॉस, है ना, वो भी आए हुए हैं, बैक्रॉस टेस्ट क्रॉस वाले क्वेश्चन, उन शब्दावलियों को हम पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। तो इन्हें लिखो आप, है ना, सबका है ना।